पहले तो किसान मोर्चा ने अपनी कार्यकारिणी का आज लॉन्च किया है। पदाधिकारियों को नवनियुक्त पदाधिकारी बनाए हैं। उस बैठक के अंदर भी मुझे रहने का अवसर मिला है। मैं सभी जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को, किसान मोर्चा के और जो मंडल के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उसके बाद जो एनिमेंट पर्सन कैथल जिला के हमारे सब नवनियुक्त हुए हैं, उनके बीच में भी बातचीत करनी है, उनको भी बधाई मैं देता हूँ। सरकार के कार्यों के अंदर लोगों को न्याय मिले और सरकार के कार्यों में जो नीचे तक पहुँचाने में एक लाभ उसके अंदर मिलेगा, उसके लिए उनसे अलग से बातचीत करनी है। मित्रों, लोकसभा का मानसून सत्र चल रहा है और जिस प्रकार की भूमिका कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों की है, वो भूमिका चिंताजनक है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कोई 5 साल या 7 साल का समय नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी को इस देश में काम करने का, उसके परिवार को, राहुल गांधी के परिवार को 55 साल का लगातार का शासन मिला है, देश की जनता ने दिया है। परंतु जब चुनाव आते थे, कांग्रेस पार्टी लोगों को चुनावी नारे दे देती थी। कांग्रेस आएगी, गरीबी को हटाएगी, वगैरह वगैरह नारे बोलते थे, लोग वोट दे देते थे। परंतु वोट लेने के बाद लगातार लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी से खत्म होता चला गया। देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकारना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी एक क्षेत्रीय दल के रूप में परिवर्तित हो गई। और कांग्रेस की जो भूमिका है लोकसभा के अंदर, वो चिंताजनक इसलिए है क्योंकि हम सब सांसदों के बहुत कार्य होते हैं, हमारे क्षेत्र की समस्याएं होती हैं, क्वेश्चन लगे होते हैं। 377 के तहत हमारा वो अपने क्षेत्र का विषय आता है, 0 ओवर आता है। ऐसा जो समय मिलता है, उस समय के अंदर सभी सांसदों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाने का अवसर होता है, मौका होता है। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस अधिवेशन के अंदर बाधा बनी हुई है, वो चलने नहीं दे रही। वो इसलिए नहीं चलने दे रही, कांग्रेस पार्टी के पेट में इसके कारण दर्द हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी क्यों गरीब को लाभ पहुंचा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी क्यों गरीब को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वो इसलिए रोकना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पहली बार इन 7 वर्षों के अंदर किसान को मजबूत करने का काम वो नरेंद्र मोदी ने किया है, उसको रोकना चाहते हैं। आज गरीब की अगर लाभ पहुंचा तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पहुंचा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है। मैंने पिछले दिनों यहीं कैथल के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसके अंदर जुड़े थे। लगभग 700-800 परिवारों को चाबियां सौंपने का काम हमने कैथल के अंदर किया था। इन लोगों को इस बात का दर्द है, क्यों गरीब को मजबूत किया जा रहा है, क्यों गरीब तक वो लाभ पहुंचाया जा रहा है, क्यों गरीब तक डायरेक्ट पैसा पहुंचाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना चलाई, 12 रुपये में उसको सुरक्षित किया। 1 साल के अंदर 12 रुपये का बीमा वो गरीब व्यक्ति को देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन माताओं बहनों के लिए फ्री में गैस का सिलेंडर, जिसके घर में आज तक गैस का सिलेंडर नहीं था,
उस गैस सिलेंडर को पहुंचाने का काम उस गरीब तक किया है, ये पीड़ा कांग्रेस पार्टी को है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जन धन खाता खोल करके इस कोरोना जैसे वैश्विक संकट के अंदर भी डायरेक्ट पैसा उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है, ये पीड़ा कांग्रेस पार्टी को है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बना करके डायरेक्ट पैसा किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया है, ये पीड़ा कांग्रेस पार्टी को है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना बना करके 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक का गरीब व्यक्ति का फ्री में इलाज बड़े हॉस्पिटल के अंदर, जो बड़े पैनलिस्ट हॉस्पिटल हैं उनके अंदर करवाने का काम और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इस बात की पीड़ा कांग्रेस पार्टी को है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि देश का विकास हो, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि गरीब मजबूत हो, गरीब की स्थिति में सुधार हो। कांग्रेस पार्टी के पेट में इस बात को लेकर के दर्द है और इस कारण से कांग्रेस लोकसभा के अंदर बाधा बनी हुई है, वो 70 को नहीं चलने दे रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी साहब तो जब से लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता ने अपना आशीर्वाद देकर के दिल्ली में बैठाया है, तब से राहुल गांधी साहब अपनी बचकानी हरकतों के कारण लगातार इस प्रकार के काम कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे कि ऐसे लोगों के बीच में जाकर के लगातार उन लोगों को समर्थन करना, उन लोगों के बीच में जाकर के बैठना जो लोग इस देश को कमज़ोर करने की बात करते हैं, ऐसी ताकतों को जाकर के अपना समर्थन वो कांग्रेस पार्टी दे रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के अंदर आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश, हमारे देश का सम्मान, हमारे देश का गौरव विश्व के अंदर ऊंचा करने का काम वो नरेंद्र मोदी ने किया है। हर वर्ग को मजबूत किया, परंतु ये पीड़ा, ये दर्द कांग्रेस पार्टी को है कि वो लोगों को ये लाभ क्यों पहुंचा रहे हैं, क्यों गरीब को मजबूत कर रहे हैं, क्यों गरीब को खुशहाल कर रहे हैं। देश देख रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि अगर आप किसी विषय के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, सरकार ने बयान दिए हैं, लोकसभा के अंदर बोला है कि आप चर्चा कराइए, परंतु मुद्दा कोई नहीं है चर्चा करने के लिए कांग्रेस के पास। और जब मुद्दा नहीं है तो वो बाधा ही बने हुए हैं, देश के विकास के अंदर रोड़ा बने हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश अब आगे बढ़ चुका है, अब आगे बढ़ेगा, देश पीछे नहीं हटेगा। सांसद जी, आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों को मजबूत करने की तरफ लगे हुए हैं, लेकिन क्या इस तरह से मजबूत किया जाएगा? पेट्रोल महंगाई बढ़ा दी जाए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, तेल के दाम बढ़ गए हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, क्या इस तरह से मजबूत किया जाए? देखिए, क्योंकि पेट्रोल की जो आपने बात की है, जो पेट्रोल 1998 के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे और अटल जी के समय के अंदर जो पेट्रोल के भाव थे, 2004 में कांग्रेस पार्टी आई, 2014 तक कांग्रेस पार्टी रही और कांग्रेस पार्टी ने कहीं पर भी ब्रेक नहीं लिया और वो भाव जो गया, अगर उसकी एवज के अंदर देखें तो भाव के अंदर इतनी बढ़ोतरी नहीं है, उसके ऊपर अंकुश हमारी सरकार ने लगाया हुआ है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भाव हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसके भाव तय होते हैं। कच्चे तेल की कीमत तो बढ़ी रही है, लेकिन पेट्रोल बढ़ता है। मैंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसके भाव तय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसका भाव होता है, परंतु इस कोरोना जैसे वैश्विक संकट के अंदर भी जो वैश्विक संकट आया है, जब हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है और हर काम व्यक्ति का रुका, डिस्टर्ब हुआ है, उस स्थिति के अंदर भी देश की विकास की गति को नरेंद्र मोदी जी ने नहीं रुकने दिया। आप ये इतिहास गवाह इस बात का है कि अगर कोई वैश्विक संकट आता है, उस वैश्विक संकट के कारण
कम मौतें होती हैं, भूखमरी के कारण ज़्यादा मौतें हुई हैं। परंतु नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री थे, वो देश की गद्दी के ऊपर बैठे थे, आज भूखमरी के कारण एक भी मौत नहीं हुई है। और कोरोना का भी डट करके देश की 135 करोड़ जनता के साथ मिलकर के डट करके सामना उसका किया जा रहा है। सर, आपने गरीबों को सिलेंडर दिए, वो एक आपकी अच्छी पहल थी, हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन वो गरीबों के सिलेंडर खाली रखे हैं सर, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है सर। 850 का सिलेंडर 850 से ज़्यादा हो गया। देखिए 850 का नहीं, उसके ऊपर जो उसके ऊपर वो देते हैं, रिबेट देते हैं, और रिबेट उसके खाते में भी आ रही है, उसके खाते में भी आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, उसके खाते में आ रही है, जो उसकी रिबेट है, सब्सिडी उसके खाते में आ रही है। परंतु जो 2014 से पहले की अगर हम स्थिति देखें गैस की सिलेंडर की, गैस का सिलेंडर तो शहर के अंदर भी व्यक्ति को 2-2, 3-3 दिन के अंदर, यही कांग्रेस पार्टी थी कि लोगों को 3-3 दिन तक मैंने देखा लाइनों में खड़े रहते थे और ब्लैक के अंदर सिलेंडर मिलता था। आज किसी को भी ब्लैक में सिलेंडर नहीं मिलता, एकदम उसके घर के अंदर रेडी वाला लेकर के खड़ा है, एक भी व्यक्ति ब्लैक में कहीं नहीं है। आज खुली गैस लोगों को मिल रही है। और कोरोना के संकट के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 महीने तक लगातार उन गरीब परिवारों को फ्री में गैस का सिलेंडर देने का काम किया। सर, किसान आंदोलन चला हुआ है सर, काफ़ी बड़ा आंदोलन है सर। दूसरी बात सर, आपने बात की कांग्रेस का काफ़ी बार नाम लिया सर, 55 साल से कांग्रेस राज कर रही है, तो कभी ऐसा हुआ कि गांव में नहीं घुसना दिया जाए कोई भी सांसद या विधायक? अब क्यों हुआ सर? पहले इतिहास में शायद पहली बार ऐसा है कि आप किसी गाँव में नहीं जाते। ऐसा नहीं है, मैं गाँव में जा रहा हूँ, मेरी फेसबुक उठा करके आप देख लीजिए। मुझे जितना समय मिलता है हर रोज़ मैं किसी न किसी गांव के अंदर मेरे कार्यक्रम होते हैं, मैं गांव के अंदर जा रहा हूं। मैंने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जो रवैया कांग्रेस पार्टी का है, जो विपक्ष की भूमिका है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो देश को कमज़ोर करने वाली है। अरे लोकतंत्र का जो पवित्र मंदिर है, लोकसभा का मानसून 70 चल रहा है, उस 70 के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत है, उसके ऊपर सरकार ने कहा है कि आप चर्चा कीजिए, चर्चा के लिए सरकार तैयार है, परंतु चर्चा को भी नहीं मानते, संविधान को भी नहीं मानते, लोकसभा को भी नहीं मानते, देश की जनता का अपमान करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की नीति रही है, उसकी सोच रही है। वो एक ही व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, एक परिवार को बढ़ाने के लिए उन्होंने तो देश को भी दांव पे लगा दिया। राजीव गांधी खेल रत्न को हटाकर मेजर ध्यानचंद जो है पुरस्कार वो कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम है और उनके के नाम से स्टेडियम है, उसको ही बदला जाए। देखिए, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी ने ये निर्णय लिया है खेल रत्न का मेजर ध्यानचंद जी के नाम से, जो उन्होंने ये ऐतिहासिक निर्णय, क्योंकि उन्होंने वो एक खेल का हीरा है, उसने देश के सम्मान को, देश के गौरव को विश्व पटल के ऊपर ऊंचा करने का काम किया है। ऐसे व्यक्तियों के नाम से अगर खिलाड़ियों को इस प्रकार के, अगर उनको मोमेंटो प्रदान किए जाएंगे, अगर उनको उनके नाम से खेल अवार्ड दिए जाएंगे, तो उनको उससे प्रेरणा मिलेगी। अगर राहुल गांधी के नाम से देंगे तो उससे क्या प्रेरणा मिलेगी? लेकिन स्टेडियम का नाम भी बदलने की उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम बना दिया गया, नाम रख दिया गया, उसको भी बदला जाए। देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पेट में इस कारण से दर्द है, क्योंकि वो परिवार से बाहर नहीं निकलते थे और परिवार के अंदर ही वो रहते थे। वो कहीं इंदिरा गांधी जी के नाम से एयरपोर्ट, कहीं राजीव गांधी के नाम से एयरपोर्ट, वो उनके परिवार तक ही सीमित था। देश की बहुत सारी ऐसी महान हस्तियां थी जिन्होंने इस देश के गौरव को ऊंचा करने का काम किया है। उन्होंने तो, जिस व्यक्ति ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश की एकता के अंदर अपना महायोगदान दिया, 162 रियासतों को एकजुट करने का काम वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। कांग्रेस पार्टी ने तो आज तक उसको भी सम्मान नहीं दिया। उसको भी सम्मान देने का काम इस भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी ने किया है कि विश्व का सबसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना करके उसको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया।
सर आपके संसदीय क्षेत्र की बात करूंगा मैं। अब बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं कई गाँव में, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी या फिर विधायक उनकी सुध लेने नहीं गया। दूसरी बात सर, यहाँ पे बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं सर लगातार, सफाई के नाम पे, रिचार्ज बोरवेल के नाम पे, लेकिन अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं दिख रही, विजिलेंस जांच बैठी हुई है। देखिए, ऐसा कोई भी विषय ध्यान में आएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। परंतु आपने जो बाढ़ की स्थिति कही है, चाहे डीग का विषय था, चाहे राजौंद का विषय था, वहाँ के लोग हमें आकर के मिले और मैंने तुरंत डीसी महोदय से बात की और डीसी महोदय ने तुरंत अधिकारियों को वहाँ भेज करके उस पानी को भी निकलवाने का काम वो अधिकारियों ने किया है और उसकी आगे भी प्रपोजल हमने बनवाई है। मैंने कहा कि उसकी तुरंत ऐसी प्रपोजल बने कि वहाँ पर आगे भी पानी ना रुके, गांव के लोगों से चर्चा करके कि उस पानी का एग्जिस्टिंग कहाँ हो, पानी कहाँ पर जाए वो बरसात का पानी, क्योंकि एकदम बरसात अगर आ जाती है तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, तो वो निकल जाए, रुके ना पानी, उसके लिए भी आगे की प्लानिंग सारी तैयार की है। वो तुरंत अधिकारियों से हमने डीसी महोदय से बात की थी और उसके ऊपर काम जारी है। मेरे दोस्त पहला सर ये है कि खिलाड़ी जो इनाम पदक जीत के आ रहे हैं, सरकार इनाम घोषित करके अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन हालात ये हो चुके हैं सर कि सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, नेहरू की रही हो, कोई भी रही हो, जो स्टेडियम है जहाँ खिलाड़ी पैदा होते हैं उनकी हालत पूरे हरियाणा के अंदर काफ़ी खस्ताहाल है। आप राज्य में मंत्री में अभी भी हमारे कल एक साथी गए हैं, यहाँ खानपुर स्टेडियम है, या पूरे हरियाणा की बात करें, स्टेडियमों की जो हालत है वो उभर के सामने है। हम ये कहते हैं कि अच्छी बात है, पैसा दीजिए, लेकिन अगर खेल स्टेडियम ही अच्छे तैयार कर दिया जाए तो हमें लगता है कि जो कांस्य पदक और रजत पदक तक सीमित है वो गोल्ड मेडल तक भी शायद पहुँच जाते हैं। क्या अच्छी बात आपने कही है। उसके ऊपर सरकार का खेल जो अलग से पॉलिसी बनाई है, खेल नीति जो हरियाणा सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी है, उसका परिणाम है कि आज जो ये गोल्ड और रजत पदक आ रहे हैं, उसी का ही परिणाम, और धीरे धीरे करके उसके अंदर सुधार हो रहा है। चाहे खेल स्टेडियमों की बात है, मेरे ख्याल से खानपुर के अंदर भी जो खेल स्टेडियम बना है इसी सरकार में ही बना है, मनोहर लाल जी की सरकार में। मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर मैं बता रहा हूँ, जो स्टेडियम बने हैं काफ़ी संख्या के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर बने हैं, और खिलाड़ियों को उत्साह देने के लिए, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए सरकार ने, चाहे सरकारी नौकरियों के अंदर उनको स्थान देने की बात है, चाहे फर्स्ट क्लास के अंदर उनको नौकरी लगाने की बात है, चाहे उनको 5 करोड़ रुपया देने की बात है, चाहे उनको 4 करोड़ रुपए देने की बात है, चाहे 2.5 करोड़ रुपए देने की बात है। पहली बार है कि मनोहर लाल जी की सरकार ने युवाओं को, उन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है और उनको सम्मान से नवाजा है, और सरकार लगातार इस के ऊपर लगी हुई है कि हमारे ज़्यादा खिलाड़ी इसके अंदर आएँ और वो देश के अंदर गोल्ड लेकर के आएँ, वो रजत पदक लेकर के आएँ, कांस्य पदक लेकर के आएँ। सरकार लगातार उसको लेकर के काम कर रही है और उसके अंदर कहीं पर भी कोई कोताही नहीं है। चाहे स्टेडियमों की बात है, उनका भी सुदृढ़ीकरण हो रहा है, उनका भी नवीनीकरण हमारी सरकार के अंदर मजबूती से चल रहा है, और वहाँ पर कोचिज़ की भी व्यवस्था की जा रही है। पीछे कोचिज़ की भी भर्तियाँ उसके अंदर की गई थी, ताकि नए खिलाड़ियों को, और स्कूलों के अंदर भी खेल नर्सरियाँ शुरू की गई हैं, जहाँ से आपने ये बात की है कि जहाँ से पनीरी तैयार होती है, जहाँ से पौध तैयार होती है, वो स्कूलों के अंदर खेल नर्सरियाँ वो सरकार ने शुरू की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी उसके अंदर आएँ और वो देश का और अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा करें। अच्छा, दूसरा सवाल ये, पिछले कुछ समय से विपक्षी दल सक्रिय हो गए, चाहे वो ममता बनर्जी हों, ओम प्रकाश चौटाला जी हों, नीतीश कुमार जी भी अभी ओम प्रकाश चौटाला जी से मुलाकात करके गए। उनसे चाहिए है कि तीसरा मोर्चा तैयार किया जा रहा है, कितना आप विकल्प के रूप में देखते हैं अगर तीसरा मोर्चा प्रसार? तीसरे मोर्चे के लिए तो लगभग पिछले 30-40 वर्षों से प्रयास हो रहे हैं, परंतु वो फिर फूस हो जाता है। वो आज तो उठती है पर फूस हो जाता है, कहीं कोई उसमें दम नहीं रहता। सर, एक तिरंगा यात्रा है आपने कहा। हाँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष ये पूरे हो रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 75 वर्ष पूरे होने के ऊपर अलग अलग यात्राएं चल रही हैं। प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये पिछले दिनों ये पार्टी को कहा
कि हर विधानसभा स्तर के ऊपर वो तिरंगा यात्राएं निकाली जाएं। इस 75 वर्ष उन शहीदों को उनको श्रद्धांजलि दी जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक और शब्द कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज से लेकर के हम सब का एक दायित्व बनता है, एक कर्तव्य बनता है कि जब हम आज़ादी के 100 वर्ष मनाएंगे तो मेरा देश कैसा होगा, उस बात को लेकर के देश के 135 करोड़ लोगों को साथ लेकर के इस देश को ऊंचा करना, इस देश का विकास करना, इस देश का गौरव बढ़ाना, ये सरकार का कार्य है। और सरकार उन शहीदों को जो आज़ादी के परवाने थे, 75 साल की इस आज़ादी के अंदर ये पूरा का पूरा वर्ष यात्राएं निकाल करके और उनको श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। और हरियाणा के अंदर जो ये तिरंगा यात्राएं चल रही हैं, ज़बरदस्त कार्यक्रम हो रहे हैं। हर विधानसभा के अंदर बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। परंतु इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, सब लोगों को इन यात्राओं के अंदर जुड़ना चाहिए ताकि आज़ादी के जो 75 वर्ष हम मना रहे हैं, उस 75 वर्ष के अंदर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की भूमिका इसके अंदर होनी चाहिए। वह देश प्रदेश आगे बढ़े, मजबूत हो, उसके लिए बड़े बड़े ये कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को धमकी मिली है झंडा ना फहराने की, सामने आकर देखिए, कुछ इस प्रकार के जो देश विरोधी ताकतें हैं, क्योंकि वो भी इस प्रकार की हरकतें करते हैं, परंतु ये तिरंगा इस भारत के, इस हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों की आन बान शान का ये प्रतीक है। किसी भी माँ के लाल में ये ताकत नहीं है कि उसको फहराने से रोक दे। और झंडा तो हर व्यक्ति, ये हमारे महापर्व हैं, चाहे 15 अगस्त का महापर्व होता है, चाहे 26 जनवरी का महापर्व होता है, इसको पूरा देश मिल कर के मनाता है। ये हमारे सम्मान का प्रतीक है। उन आज़ादी के परवानों को हम सच्ची श्रद्धांजलि उन दिनों के ऊपर याद करके उनको देते हैं। इसको रोकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जो लोग हैं वो इस प्रकार के जो ताकतें हैं वो लोगों के अंदर भय पैदा करते हैं, परंतु ऐसी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देने का काम सरकार करेगी।